कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल या हार्ट बीट। ठीक है, एक कार्डियक साइकिल मींस एक हार्ट बीट होती है। और एक हार्ट बीट कब कंप्लीट होती है? जब हार्ट एक बार सिस्टोल और एक बार डायस्टोल कंप्लीटली कर चुका होता है। ठीक है, हार्ट बीट का एक साइकिल होता है जिसमें सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब हार्ट का रिलैक्सेशन। सिस्टोल के टाइम पे हार्ट जो है, जो उसके अंदर ब्लड है उसको पुश करता है आगे की तरफ। ठीक है, चाहे बॉडी की तरफ हो चाहे लंग्स की तरफ हो। ठीक है, दूसरा है डायस्टोल। डायस्टोल में हार्ट जो है वापस अपने आप को रिफिल कर रहा होता है, वापस से अपने आप को भर रहा होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं डायस्टोल। तो जब ये दोनों प्रोसेस एक बार कंप्लीट हो चुकी होती हैं उसको बोलते हैं एक कार्डियक साइकिल या एक हार्ट बीट। ठीक है, एक मिनट में नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की हार्ट बीट जो है वो 72 होती है। 72 बीट्स पर मिनट होती है एक ह्यूमन बीइंग की। तो हमें निकालना है एक कार्डियक साइकिल, तो इसको डिवाइड करेंगे बाई 60 सेकेंड्स। ठीक है, एक मिनट में होती है 60 सेकेंड, इसको डिवाइड कर देंगे तो वो आएगा हमारा 0.8 सेकेंड। तो हमारा एक कार्डियक साइकिल जो है वो 0.8 सेकेंड में खत्म होता है या कंप्लीट होता है। इसके बाद में इस 0.8 सेकेंड में कौन कौन सी प्रोसेस होती है वो देखेंगे। पहला है एट्रियम। सबसे पहले ब्लड आएगा एट्रियम में। ठीक है, ब्लड आ गया। ब्लड आने के बाद में इसका क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। पहली प्रोसेस होगी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम। एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसमें समय लगता है 0.1 सेकेंड का। ठीक है, इसमें समय लगता है 0.1 सेकेंड का। इसके बाद में इसका होगा रिलैक्सेशन। ठीक है, या डायस्टोल या रिलैक्सेशन या रीफिलिंग। इसको बोलते हैं डायस्टोल, रिलैक्सेशन या रीफिलिंग। और इसमें जो लगने वाला समय है वो है 0.7 सेकेंड का। कॉन्ट्रैक्शन या पंप करना सिर्फ एट्रियम का ऊपरी, जो हार्ट का ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा ये एट्रियम, इनका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो समय लगता है 0.1 सेकेंड का। और दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, फिर इसका आता है दूसरा प्रोसेस डायस्टोल, रिलैक्सेशन या रीफिलिंग, जब इसमें वापस से ब्लड आके भरने लगता है। ठीक है, उसमें समय लगता है 0.7 सेकेंड का। फिर इसके बाद में आता है वेंट्रिकल। वेंट्रिकल मतलब निचले हिस्से का नंबर आता है। ठीक है, निचले हिस्से में कॉन्ट्रैक्शन। पहले क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। ये जो कॉन्ट्रैक्शन है इसमें समय लगता है 0.3 सेकेंड का। ठीक है, 0.3 सेकेंड का कॉन्ट्रैक्शन का टाइम होता है वेंट्रिकल का। थोड़ा सा समय इससे ज्यादा है। और फिर उसके बाद में डायस्टोल, मतलब वेंट्रिकल के वापस से रिफिल होने का जो समय है वो होता है 0.5 सेकेंड। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ? 0.1, 0.7, 0.8, 0.3, 0.5, 0.8। तो ऐसे अगर देखा जाए तो ये जो एक साइकिल है वो एक बार ये हो रहा है और एक बार ये हो रहा है, तो इतने से तो ज्यादा जा रहा है। 0.8 सेकेंड से ज्यादा का समय कवर हो रहा है। क्यों? फिर हम बोलेंगे 0.8 और 0.8 कितने हो गए? 1.6, है ना? तो ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा कि
कॉन्ट्रैक्शन जब इसका हो रहा होता है एट्रियम का, उसी टाइम में वेंट्रिकल्स का डायस्टोल हो रहा होता है, ठीक है, रिलैक्सेशन हो रहा होता है। और जब एट्रियम का डायस्टोल या रिफिलिंग हो रही होती है, उसी समय में वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो इन दोनों का जो टाइम है वो आपस में ओवरलैप कर जाता है और फाइनली जो टाइम बचता है वो एक कार्डियक साइकिल का वो 0.8 सेकंड ही बचता है, ठीक है। तो ये था हमारा कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के बाद में हम पढ़ेंगे इंट्रिंसिक फैक्टर, कि इसका जो कंडक्शन है वो हार्ट के अंदर कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से होता है, जिसमें हमने पढ़े थे इसके नोड्स, एसए नोड्स, एवी नोड्स और बंडल, एवी बंडल, ठीक है, और परगंजे फाइबर्स। अब हम पढ़ेंगे कि इसके अलावा, ये तो इंटरनल फैक्टर हो गए, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं जो हार्ट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल फैक्टर जो हैं, एक्सटेंशन कंट्रोल ऑफ हार्ट का मतलब है कि हार्ट के अंदर जो चीजें हैं, जो वाल्व हैं, जो नोड हैं, उनके अलावा और कौन सी चीजें हैं जो हार्ट को कंट्रोल करती हैं। तो एक्सटेंसिक कंट्रोल जो है हार्ट का, वो मेन जो पार्ट है ब्रेन का वो है मेडुला ओब्लांगेटा। हार्ट को कंट्रोल करने वाला जो पोर्शन है, जो ब्रेन का पार्ट है, वो है मेडुला ओब्लोंगेटा। और मेडुला ओब्लोंगेटा में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशंस, ठीक है, ये दो टाइप के स्टिमुलेशन होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अगर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है तो मेडुला ओब्लोंगेटा रिएक्ट करेगा कि जो हार्ट रेट है वो क्या होगी, स्लो होगी। हार्ट रेट स्लो होगी अगर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन मैसेज में मेडुला ओब्लोंगेटा को जाता है। अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन मेडुला ओब्लोंगेटा को जाते हैं तो हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो ये था एक्सट्रिंसिक कंट्रोल ऑफ हार्ट। इसके अलावा एक कंट्रोल और है, मेडुला एड्रिनल। एड्रिनल ग्लैंड का नाम आपने सुना होगा, जो किडनीज के ऊपर पाई जाती है एड्रिनल ग्लैंड। वो एड्रिनल ग्लैंड का जो मेडुला पार्ट है उसका भी एक्सट्रिंसिक कंट्रोल होता है हार्ट के ऊपर, क्योंकि इससे एपिनेफ्रिन इससे एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, हार्मोन निकलते हैं जो कार्डियक साइकिल को या हार्ट बीट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो एक मेडुला, ब्रेन का मेडुला ओब्लोंगेटा जो मेनली हार्ट पे कंट्रोल करता है, और दूसरा एड्रिनल मेडुला, उसके हार्मोन जो कार्डियक हार्ट रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये है वास्कुलर पाथवेज ऑफ हार्ट। तो इसमें ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है पल्मोनरी सर्किट और दूसरा होता है सिस्टेमेटिक सर्किट। तो पल्मोनरी सर्किट के अंदर क्या होगा कि हार्ट से ब्लड जाएगा पल्मोनरी सिस्टम में या लंग्स में, ठीक है, और वहां से ब्लड प्यूरिफाई होगा। प्यूरिफाई होने के बाद में वापस से लेके आया जाता है हार्ट में। तो यहां से हार्ट से लंग्स में जाना और लंग्स से वापस प्योर होके हार्ट में आ जाना, ये जो साइकिल है, ठीक है, जिसमें ये मान लो हार्ट है, यहां से गया लंग्स में और लंग्स से वापस आया हार्ट में, तो ये जो साइकिल है इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन या पल्मोनरी सर्किट। दूसरा है
सिस्टमेटिक सर्कुलेशन या सिस्टमिक सर्किट। इसके अंदर क्या होगा कि ब्लड जो है वो हार्ट से बॉडी के सभी ऑर्गन्स में या सारे सिस्टम्स में जाएगा और वहां से इम्प्योर होके फिर से हार्ट में आएगा। ठीक है, तो ये जो सर्किट है जो बॉडी और हार्ट के बीच में है या फिर बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स या डिफरेंट सिस्टम के और हार्ट के बीच में है, उस सर्कुलेशन को या उस सर्किट को बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। और जो सर्कुलेशन या जो सर्किट हार्ट और लंग्स के बीच में है उसको बोलते हैं परमोररी सर्कुलेशन। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर है एक प्रेशर जो हमारी आर्टरीज हैं, जो पेरीफेरी जितनी भी आर्टरी हैं या मेन आर्टरीज हैं, उन आर्टरीज पे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, या हम बात करें सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से, जो आर्टरीज की दीवारों पे, जो ये आर्टरीज हैं इनकी दीवारों पे लगने वाला जो प्रेशर है उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन दोनों ही सिचुएशन में एक प्रेशर हमेशा वहां पे काम करता है। तो अगर कॉन्ट्रैक्शन है तो सिस्टोलिक, अगर रिलैक्सेशन है या वापस से रिफिलिंग हो रही है वेंट्रिकल की तो उस टाइम पे आएगा डायस्टोलिक प्रेशर। एक है सिस्टोलिक प्रेशर, एक है डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जब हार्ट या वेंट्रिकल, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो प्रेशर आर्टरीज की दीवारों पे पड़ता है उस प्रेशर को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और वो प्रेशर जब हार्ट रिलैक्सेशन मूड में होता है या रीफिलिंग हो रही होती है जब वेंट्रिकल की, जब इसमें वापस से ब्लड भर रहा होता है, उस टाइम पे लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स मूड में होता है, तब जो दीवारों पे प्रेशर होता है आर्टरीज की दीवारों पे, तब भी एक प्रेशर होता है, उस प्रेशर को बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर जो है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 80 mm ऑफ Hg होता है, जबकि सिस्टोलिक प्रेशर है वो ज्यादा होता है, वो होता है 120 mm ऑफ Hg। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर 120 होता है जबकि डायस्टोलिक प्रेशर 180 होता है। जो प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से जनरेट होता है तो जितना ज्यादा यहां होता है आयोर्टा में सबसे ज्यादा होता है, और जैसे जैसे ये दूर डिस्टल ब्रांचेस में, दूर दूर की जो ब्रांचेस हैं आर्टरीज की, जैसे जैसे दूर तक पहुंचता है ये जो प्रेशर है ये एकदम कम होते जाता है, और फाइनली जब कैपिलरीज तक पहुंचता है तो ये प्रेशर बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से कैपिलरीज को टाइम मिल जाता है न्यूट्रिशन का और गैसेस का एक्सचेंज करने में। ठीक है, न्यूट्रिशन का और गैसेस का एक्सचेंज करने के लिए कैपिलरीज को टाइम मिल जाता है, और वो ऑर्गन से, उस ऑर्गन से ऑक्सीजन, CO2, न्यूट्रिशन, वेस्ट का एक्सचेंज कर चुका होता है। ठीक है, और उसके बाद में ये जो कैपिलरीज हैं ये बनाती हैं वेन्यूल्स। जब एक तरफ आर्टरी और आर्टेरियोल्स डिवाइड होके बनाते हैं कैपिलरीज, और ये कैपिलरीज दूसरी साइड में जब सारी इम्प्योरिटीज के साथ में होती हैं तो बनाती हैं वेन्यूल्स, और सारे वेन्यूल्स मिलके बनाते हैं वेन, और वेन ब्लड को लेके जाता है हार्ट के राइट साइड में, और राइट साइड में जब आएगा तो यहां से ये राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी सर्कुलेशन के द्वारा दोनों लंग्स में जाता है, और दोनों लंग्स में उसका प्यूरिफिकेशन होता है, और प्यूरिफिकेशन के बाद में वो आ जाता है लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में, लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर से आयोर्टा के रास्ते पूरे सिस्टम में इस तरीके से सर्कुलेट होता है। तो ये था ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की
दो अमाउंट्स हैं, एक सिस्टोलिक एक डायस्टोलिक। सिस्टोलिक वो टाइम है जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, उस टाइम पे जो प्रेशर आर्टरीज की दीवारों पे लगता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। वो 120 mm ऑफ एसजी होता है। बच्चों में ये कम होता है, एडल्ट्स में ये ज्यादा होता है, कुछ एज फैक्टर की वजह से भी ये ज्यादा होने लगता है। दूसरा है डायस्टोलिक प्रेशर। ये वो प्रेशर है उस टाइम पे जब लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्सेशन मोड में होता है या रिफिलिंग हो रही होती है इसकी, वापस से इसमें जब ब्लड भर रहा होता है उस समय में जो हमारी आर्टरीज हैं वो भी रिलैक्स मोड में होती हैं। उस टाइम पे जो प्रेशर आर्टरीज की दीवारों पे होता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, और ये होता है इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो 80 mm ऑफ एसजी होता है। ठीक है, तो ये था ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के बाद में हम पढ़ेंगे ईसीजी है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक एक्टिविटी, ठीक है। कार्डियो का मतलब है हार्ट, ग्राम का मतलब है ग्राफ। हार्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को ग्राफ पे शो करना ही ईसीजी है, ठीक है, जिसमें इसकी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी सिस्टोलिक मूवमेंट्स, डायस्टोलिक मूवमेंट्स दोनों इन्वॉल्व होती हैं। तो इसको देखने के लिए हम इसको एक ग्राफ पे समझते हैं। जैसे एक ग्राफ लेते हैं और उस ग्राफ में P, Q, R, S और T ये 5 पॉइंट अंकित होते हैं। तो करते हैं तो जो P होती है वो एट्रियम का डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो शो होता है P से। जैसे एक ईसीजी की बात करें तो ये एक ग्राफ है जिसमें कार्डियक एक्टिविटी एट्रियल डीपोलराइजेशन होगी या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये हो गई P, ठीक है। इसमें ये जो वेव है ये थोड़ी सी उठती है और वापस से नॉर्मल फ्लो में आ जाती है, नॉर्मल इसके फ्लो में आ जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं P। P के बाद में आता है QRS। QRS सेगमेंट। QRS क्या शो करता है? QRS शो करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का मतलब वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, सिकुड़ना या उसका वापस से ब्लड को पंप करना, ठीक है। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन QRS। ये जो QRS सेगमेंट है ये शो करता है वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन, ठीक है। ये वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन हो गया, मतलब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गई, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए उसके बाद में वेंट्रिकल्स का, तो टी वेव जो है, टी वेव शो करती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। एक था डीपोलराइजेशन, एक है रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन का मतलब होता है वापस से भरना, या उसको कहें कि वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन मोड, जिसमें वेंट्रिकल वापस से भरते हैं, ठीक है, और तैयार होते हैं अगले साइकिल के लिए, तो उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, ठीक है। और ये शो होता है टी से। तो ये हो गई एक ईसीजी, एक ग्राफ, एक साइकिल जो है, एक कार्डियक साइकिल जो है वो है ये,
ठीक है। इस एक कार्डियक साइकिल में समय लगता है 0.8 सेकंड का। ये जो पूरा टाइम लगा इतना सर्किल होने में, इसमें लगा 0.8 सेकंड का। अब एक सवाल दिमाग में आना चाहिए कि एट्रियल डीपोलराइजेशन तो हुआ, लेकिन इसका रीपोलराइजेशन नहीं हुआ। तो उस सवाल का जवाब क्या है कि जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो रहा था, ठीक है, डीपोलराइजेशन हुआ एट्रियम का, उसके बाद में नंबर आना था रीपोलराइजेशन का, लेकिन उसी समय में यहां पे नंबर आना था, लेकिन उसी समय में वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होना है, मींस डीपोलराइजेशन होना है वेंट्रिकल का, जिसकी वजह से इसकी जो वेव है वो लाइट रहती है, ठीक है, उतनी इफेक्टिव या उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है कि वो इसमें दिखाई जा सके। और जबकि वेंट्रिकुलर की जो वेव है, इलेक्ट्रिक वेव है, वो ज्यादा इफेक्टिव होती है, जिसकी वजह से वो सप्रेस हो जाती है, वो इसमें शो नहीं होती है, और QRS हमें यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये जो टाइम है, इसी टाइम में एट्रियल रीपोलराइजेशन भी हो जाता है, जो हमें ग्राफ में शो नहीं होता है, ठीक है। तो ये होता है एक, तो इसमें समय लगने वाला है एट्रियल जो डीपोलराइजेशन है, कॉन्ट्रैक्शन है, सिस्टोल है, उसमें समय लगा 0.1 सेकंड का। उसके बाद में जो एट्रियल रीपोलराइजेशन का या रिलैक्सेशन टाइम था वो था 0.7 सेकंड का, जो हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। इसके बाद में अगला आया वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, इसमें समय ज्यादा लगता है और वो है 0.3 सेकंड का। इसके बाद में है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, तो इसका जो टाइम है वो है 0.5 सेकंड का। तो इस तरीके से ये एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाती है।